हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर 13 करने जा रहे हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसऑबीडेंस एंड बियॉन्ड। इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने 1915 से 1948 तक क्या इंडिया में किया, जिसकी वजह से वो महान राष्ट्रवादी नेता कहलाए। He was the most famous leader of India that time. He is the father of nation. तो ऐसा क्या था महात्मा गांधी में जिन्होंने उनको इतना महान बना दिया। तो इस चैप्टर में आज हम इसी बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी नेता थे। तो ये राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी यानी नेशनलिज्म क्या होता है? बेटे, जब हमारे में अपने देश के प्रति प्यार जागता है, हम अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को भी अपने जैसा ही मानते हैं। हम इसमें अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सारे देश के निवासियों को हम अपना भाई बहन मानते हैं। तो उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। जब ये फीलिंग आ जाती है तो उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम जब एंशियंट टाइम में भी देखते हैं कि भारत छोटे छोटे महाजनपदों में बटा था। इसके बाद भी जो था भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उनके हर एक राज्य का अपना राजा होता था। सभी भारतीय सभी स्टेट्स आपस में लड़ते रहते थे। तो कोई भी राष्ट्रीयता जैसी कोई फीलिंग थी ही नहीं। तो महात्मा गांधी ने इस फीलिंग को लोगों में जागृत किया था। ठीक है। तो बेटे हमने इससे पिछला चैप्टर 1857 पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हमने अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम कई कारणों से वो लड़ाई हार गए थे। चाहे हम वो लड़ाई हार गए थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो था देश को आज़ाद कराने का एक जज्बा पैदा हुआ था। हमने अपनी उस फेलियर से भी जो थी इंस्पिरेशन ली थी, एक प्रेरणा ली थी। और इसी से प्रेरित होकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। तो भारत जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बाद से भारत में जो था देश को आज़ाद कराने का सपना जो था वो जोर पकड़ता गया। तो कांग्रेस के जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसके जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे वो मॉडरेट्स कहलाए थे। मॉडरेट्स का मतलब होता है जो सिंपल तरीक़ों में विश्वास रखते थे। ये ब्रिटिशर्स के सामने कभी भी जो थे एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे। ये बड़े पोलाइट वे से अपने डेलीगेशन लेकर जाते थे और उनके सामने पेटिशंस, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस रखते थे। और इनकी डिमांड्स भी जो थी वो छोटी छोटी होती थी। जैसे देश को अधिक से अधिक भारतीयों को नौकरी दी जाए, देश को चलाने में भारतीयों का सहयोग लिया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये लोग जो थे मॉडरेट्स कहलाए थे। लेकिन 1905 में जो था कांग्रेस के अंदर भी विरोध प्रकट होने लग गया था। तो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मॉडरेट्स पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते थे। वो इसको बैकर्स पॉलिसी बोलते थे। उनका मानना था कि ये देश हमारा है और अंग्रेज़ यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। अब वक्त आ गया है कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दिया जाए और भारत को आज़ाद करवाया जाए। तो इनमें 3 लीडर्स थे। इनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, यानी गरम दल के नेता कहते हैं, जिनका नाम था लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल।
लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और विपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो 1907 में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, दैट इज़ गरम दल एंड नरम दल। तो बेटे आपकी बुक में सिर्फ इतना ही पोर्शन है। इसके बाद अब हम सीधा आएंगे 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राजनीति में उनकी एंट्रेंस होती है। अब महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये साउथ अफ्रीका में करीब 2 डिकेड बिताने के बाद भारत आए थे। एक डिकेड 10 सालों से बनता है। तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे वकील बनकर, एक लॉयर बनकर, और ये जो थे 1915 में जो थे वो वापस आए थे। तो बेटे ये इससे रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मूवी है गांधी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस मूवी को आप ज़रूर देखना। इस मूवी से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही प्यारी मूवी है ये। तो एनी हाउस, तो हम देख रहे थे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और जो थे ये 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर रहने वाले इंडियंस को उनके राइट्स दिलवाए थे। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी पॉपुलैरिटी अचीव करने के बाद ही वो इंडिया वापस आए थे। और वो किसके कहने पर वापस आए थे? वो आए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज हिज पॉलिटिकल राजगुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस किया था कि वो 1 साल जो है वो पूरे भारत को घूमे, और इसके बाद जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिर आप बताओगे कि 1916 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उनका प्रेजेंस। ये उनकी फर्स्ट पब्लिक प्रेजेंस थी फरवरी 1916 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो इंडियन लीडर्स के सपोर्ट से जो था वो बना था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो थे बहुत रिच लोग, लैंडलॉर्ड्स, ये सब शामिल थे। इसमें आम लोग जो थे वो इसमें नहीं आए थे। तो यहाँ पर अपने भाषण में गांधी जी ने जो था भारतीय अभिजात वर्ग यानी जो रिच क्लास थी उनके ऊपर तंज कसे थे, और उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो गरीब श्रमिकों के लिए कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये भारत जो है वो मज़दूरों, गरीबों, किसानों का देश है। अगर हम ही उनको नहीं पूछेंगे तो फिर अंग्रेज़ों का तो कहना ही क्या। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर आने वाले जो जेंटलमैन या जेंटल लेडीज़ हैं जो इतने भारी भरकम ऑर्नामेंट्स पहन कर आए हैं, उन्हें चाहिए कि ये ऑर्नामेंट्स, ये जेवर या भूषण जो हैं वो गरीबों के वेलफेयर के लिए लगाएं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी पावरफुल स्पीच दी थी, और जिसकी वजह से वो रातों रात जो थे वो फेमस हो गए थे। फिर आप बताओगे कि उनसे प्रभावित होकर एक किसान उनके पास आया था, और उसने उन्हें जो था चंपारण के बारे में बताया था। चंपारण क्या था? चंपारण में जो था नील की खेती करने वाले किसानों के साथ काफ़ी गलत बिहेव होता था। नील की खेती एक ऐसी फसल है जो कि डाई होती है, जिसको
रंगने से, जिसको करने से लैंड बैरन हो जाती है। तो उस किसान ने आकर महात्मा गांधी को सारे सिचुएशन के बारे में बताया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वे उनके साथ चंपारण चलें और वहाँ की सिचुएशन का जो है वो अंदाज़ा लगाएं। तो गांधी जी 1917 को चंपारण आए। वहाँ पर लोगों ने उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तब गांधी जी ने वहाँ पर जो प्लांटेशन वाले थे, यानी बागानों के जो मालिक थे, उनके साथ उन्होंने जो था समझौता करवाया। इसी तरीके से 1918 में अहमदाबाद के मज़दूरों को उनके वेतन में 35% की वृद्धि करवाई। अहमदाबाद कॉटन मिल थी जहाँ पर मज़दूरों के साथ जो था वो उनकी काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। तो गांधी जी ने उनका हक उनको दिलवाया था। ऐसे ही 1918 में ही जो था 1918 में भी खेड़ा में जो था वो किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर उनकी फसल सूखे, अकाल, बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई थी। तो उनके टैक्स जो थे वो माफ़ नहीं किए जा रहे थे, और तब गांधी जी ने यहाँ पर भी पीसेंट्स को उनका योगदान, उनका हक जो था वो दिलवाया था। फिर क्या हुआ कि 1918 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में जो था वो प्रेजेंट किया गया था। इससे पहले 1914 से 18 में भारत वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इस वर्ल्ड वॉर में भारतीय इसी उम्मीद से पार्टिसिपेट कर रहे थे कि शायद अंग्रेज़ उनसे खुश हो जाए और उनके देश को छोड़कर चले जाएं। तो 1914 से 18 में जो था वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इस वर्ल्ड वॉर में जो था भारतीय सैनिकों ने, स्पेशली पंजाब ने जो था अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ दिया था। अंग्रेज़ इसी उम्मीद में कि शायद अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। जब 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो 1919 में गांधी जी के साथ उन्होंने एक समझौता करने का जो था वो प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई भी जो था 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर हुआ। इस वर्ल्ड वॉर में उनको भारतीयों की हेल्प की ज़रूरत थी, तो भारतीय स्पेशली अंग्रेज़ों ने उनका साथ दिया इस उम्मीद में कि शायद जो है वो अंग्रेज़ उनसे खुश हो जाए और उनके देश को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने उनको खुश करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए, लेकिन उन्होंने आज़ादी की बात बिल्कुल भी नहीं की थी। तो इससे भारतीय काफ़ी नाराज़ थे, स्पेशली पंजाब के लोग। तो इसमें लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पूरी उम्मीद थी कि भारतीय इन सुधारों से खुश नहीं होंगे और वो उनका विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर शक होने पर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता था कितने भी साल के लिए। तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने का जो था वो डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देशव्यापी जो थी वो हड़ताल की गई, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरे देश में नेता लोग जो थे वो अभियान में निकल पड़े। इसके बाद क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप आज इतना ही करके आना। थैंक यू बेटा।